Hello, good morning everyone. Myself Deepak Bagda, your faculty of Anatomy and Physiology at this beautiful platform of Medito Career Institute. So स्टूडेंट आज अपन पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आज अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इससे मतलब क्या है, इसको अपन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते के चलेंगे अपन, संरचनात्मक मतलब मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन। ठीक है, तो मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है अपना। ठीक है, तो आज अपन इसमें ये देखने वाला फर्स्ट क्या रहेगा अपना, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अपन इस हिसाब देखते हैं कि अपने को मान लो फॉर एग्जांपल कि एक बुक पढ़नी है या एक बुक राइट करनी है ना, तो बुक लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके अंदर बुक में क्या करना पड़ेगा, एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा, है ना। जब आप एक एक वर्ड लिखोगे तो एक एक वर्ड से मिलके क्या बनेगा, एक एक पूरा सेंटेंस बनेगा। वर्ड मिलके क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, एक एक वर्ड लिखोगे। ठीक है, वर्ड मिलके क्या बनाएंगे, इसमें सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बन के क्या बनाएंगे, एक पूरा पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ मिलके क्या बनाएगा, इसके अंदर पूरा एक चैप्टर बनाएगा। चैप्टर मिलके क्या बनाएगा, पूरा एक यूनिट बनाएगा। यूनिट मिलके क्या बनाती है, इसमें पूरी बुक बनाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बुक लिखने का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बुक का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कि बुक लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर वर्ड मिलके क्या बना, एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर वर्ड मिलके क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस मिलके क्या बनते हैं, एक पैराग्राफ बनता है। एक पैराग्राफ मिलके क्या बनता है, चैप्टर मिलता है। और चैप्टर बन के क्या बनता है, एक पूरी 2-3 चैप्टर को मिलाकर क्या बनती है, एक यूनिट बनती है। और 4-5 यूनिट मिलाकर के क्या बनती है, एक पूरी बुक बनती है। ठीक है, इस हिसाब से अपन देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक बिल्डिंग बनानी है किसी को भी, है ना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है, एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले बेसिक में क्या किया जाता है, उसके लिए उसका रॉ मटेरियल लाया जाता है। रॉ मटेरियल लाने के बाद में क्या होगा, उसकी नींव खोदी जाती है, नींव पिलर के ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाती है, फिर उसके बाद में छत डाली जाती है ना। ठीक है, एक एक रूम तैयार किया जाता है। ठीक है, एक एक रूम मिलके क्या बनाएगा, एक फ्लोर बनाएगा। एक फ्लोर के बाद में क्या होगा, सेकंड फ्लोर बनाएगा। तो ऐसे फ्लोर पे फ्लोर मिलते मिलते क्या बनेगा, एक पूरी बिल्डिंग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसी हिसाब से क्या पढ़ेंगे अपन कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से हो रखा है। ठीक है, ये किस हिसाब से ऑर्गेनाइज है, ये किस हिसाब से फंक्शन कर रही है। ठीक है, क्या क्या चीजें मिलके एक ह्यूमन बॉडी को बना रही है, किस हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा एक ह्यूमन एक चलती फिरती मशीन है। ठीक है, क्या है ये ह्यूमन बॉडी, क्या एक चलती फिरती मशीन है, तो ये किस हिसाब से ऑर्गेनाइज होती है, किन किन चीजों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसी के अंदर आज अपन देखने वाले हैं। इसमें रहेगा, ये देखते हैं, बिफोर यू बिगिन द स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये बोल रहा है क्या कि आप, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं अपन। हाँ, ये बोल रहा है बिफोर यू बिगिन द स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बोल रहा है कि आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी करने से पहले क्या करो, आप उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करो। It is helpful to consider the basic architecture, that is how to its smallest part are assembled to the into larger structure। ये बोल रहा है कि किस हिसाब से आप इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी, मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी करने से पहले क्या करो, आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करो, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि किस हिसाब से छोटे छोटे पार्ट, किस हिसाब से छोटे छोटे पार्ट या पार्टिकल्स असेंबल होकर क्या बना रहे हैं, एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं या इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। ठीक है, इसी के बाद में अपन देखते हैं इसमें आगे। हाँ, it is convenient to consider the structure of the body
इन टर्म ऑफ फंडामेंटल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के हाई लेवल पे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि लो लेवल से हाई लेवल के ऊपर क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी या इसमें जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं सबसे लो जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा लेवल या बेसिक यूनिट रहेगी वो क्या रहने वाली है, सब एटॉमिक पार्टिकल एटॉमिक मोलिक्यूल ऑर्गेनल सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म एंड बायोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद में ये क्या हो गया अपने ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं अपन किस किस लेवल के ऊपर ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो अपन जनरली अपन देखते हैं इसमें कि जो ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, 6 लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज होती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब जो भी मानव का शरीर संरचनात्मक है, शरीर की संरचना है वो क्या होती है, 6 इस 100 के अंदर या 6 लेवल के ऊपर डिवाइड होती है या ऑर्गेनाइज होती है। ये 6 लेवल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक लेवल, सेकंड होता है पहले रहने वाला अपना कौन सा, केमिकल लेवल पे। ठीक है, अब आता है आपका केमिकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टू द स्टडी द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट कंसिडर द सिंपलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर सब एटॉमिक पार्टिकल एटम एंड मोलिक्यूल। ठीक है, ऑल मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ द वन और मोर यूनिक प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस यूनिवर्स के अंदर जो केमिकल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन केमिकल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, सबसे बेसिक लेवल का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या बिल्डिंग ब्लॉक है। सिंपलेस्ट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है क्या कि जो भी यूनिवर्स में, कंप्लीट यूनिवर्स में क्या है कि जो भी सब्सटेंस बने हुए हैं वो क्या है, प्योरली किसी ना किसी एक एलिमेंट से बने हुए हैं। एलिमेंट को क्या बोलते हैं अपन, एक पदार्थ है वो क्या है, एलिमेंट या तत्वों से मिलके बना होता है। ठीक है, तत्वों के एग्जांपल देखते हैं अपन, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम, ये जो भी है क्या है पर्टिकुलर, जो भी पीरियोडिक टेबल आती है अपने, आवर्त सारणी आती थी, आवर्त सारणी में क्या है, क्या क्या रखे गए सीरीज वाइज एलिमेंट, तत्व, है ना। तो अब ये तत्व होते हैं क्या, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स भी क्या होते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या होते हैं, ये मिलके बने होते हैं क्या, एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्या होते हैं, एक या एक से अधिक एलिमेंट्स या एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, है ना, और वो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसमें आगे देखेंगे अपन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दीज प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट इज एन एटम। मतलब जो एलिमेंट होते हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, प्योर यूनिट, वो उसको बोलते हैं क्या, एटम या परमाणु। ठीक है, एटम आर द मेड अप द सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम होता है, तो एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 2 और मोर एटम कंबाइन फ्रॉम द मोलिक्यूल एंड सच एज द वाटर मोलिक्यूल प्रोटॉन। मतलब ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक जो प्रोटॉन होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम होते हैं, एटम मिलके क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अपना हो गया H2O। ठीक है, H2O क्या है, ये वाटर है, बट ये किस फॉर्म में है, ये है अभी मोलिक्यूल फॉर्म के अंदर है। तो इसमें एटम कौन कौन से हो गए, इसमें एटम हो गए 2 तो हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाती है, वाटर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बोल रहा है कि जो सेल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग यूनिट होती है। अब आता है सेल को क्या बोलते हैं अपन, कोशिका के नाम से भी सेल को जाना जाता है। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका मानव शरीर की जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
मानव शरीर हो गया, या जो भी एनीवन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक फंक्शनल एंड उसकी क्या होगी, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, सेल के बेसिस के ऊपर क्या होता है, जो भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या होता है, दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। दो भागों के अंदर कैसे, कि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर केवल ओनली वन सेल प्रेजेंट है, ठीक है, या वन सेल को अपन क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर, है ना। और जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि 2 और मल्टीपल मोर देन 2 सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का अपने एग्जांपल देखते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या हो गया, एक कोशिकीय जीव होता है। तो अब बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए या उसकी पूरी फिजियोलॉजी या उसकी एनाटॉमी, है ना, ठीक है, स्ट्रक्चरल और उसका फंक्शनल, वो किसी भी प्रकार से क्या होता है, किसी भी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेल या एक कोशिका अपने आप में पूरे जीवन को चलाने के अंदर क्या होती है, सक्षम होती है। ठीक है, तो बाकी अपन इसको नेक्स्ट इलोबरेट करके अपन पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर के अंदर। अभी यहाँ पे अपन इतना ही देखते हैं। इवन बैक्टीरिया विच आर द एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिपेंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ईच बैक्टीरिया एज ए सिंगल सेल। ये बोल रहा है कि इवन बैक्टीरिया जो क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब कि नेक्ड आई से सीन भी विजुअल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसको जीवित रहने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी कंटेन सेल एंड ऑलमोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी आर परफॉर्म्ड इन द सेल और आर इनिशिएटेड बाय द सेल। ये कह रहा है कि जो भी ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है कि सेल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल भी किसके ऊपर डिपेंड हो गई है, सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। और फिजियोलॉजी भी क्या होती है कि ये बोल रहा है कि इसमें या तो सेल के द्वारा चालू करवाई जाती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, या तो सेल के द्वारा चालू करवाई जाती है या सेल के अंदर ही फिजियोलॉजी चालू होती है किसकी, ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ये अपने सेल का डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर अलग अलग नोमेनक्लेचर, अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। सेल जो खुद एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या हो गया, मल्टीपल ऑर्गेनल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, जो अभी बताया कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल को बनाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर देखते हैं अपन क्या क्या आ गया। सबसे आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। फिर इसका एक केंद्रक होता है जहाँ से पूरी सेल का क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्या हो गया, जहाँ से सेल का पूरा कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक, और न्यूक्लियोलस का मतलब क्या होता है, केंद्रिका। ठीक है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में एक एक ऑर्गेनल्स को लेके अपन इसमें आगे स्टडी करने वाले। इसके बाद में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद में आ गया सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। ये क्या है कि 10-12 इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं जो क्या होते हैं अपने सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आने वाले लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सेल की स्टडी करने वाले हैं, तो इनको सबको एक एक करके अपन वहाँ देखने वाले हैं। इसके बाद में अपन थर्ड लेवल रहेगा कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन का जो थर्ड लेवल है वो आया अपना टिश्यू लेवल। तो अपन क्या करने वाले हैं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखेंगे अपन। तो अब टिश्यू क्या होता है कि जैसे अभी आपको बताया कि एक सेल क्या है, सेल या कोशिका क्या होती है कि एक बेसिक यूनिट होती है किसकी, किसी भी ह्यूमन बॉडी की क्या होगी, एक बेसिक यूनिट होगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों रूप से क्या होगी, एक बेसिक यूनिट है। तो एक सेल और उसी सेल की जैसी कई सिमिलर सेल, एक सेल और उसी सेल की जैसी कई सिमिलर सेल्स क्या हो गई, मिलके एक ग्रुप बनाती है। उस ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं, उत्तक या टिश्यू। ठीक है, अब जो सेल होती है जरूरी नहीं एक ही प्रकार की हो, सेल क्या होती है अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, बट जब एक ही प्रकार की सेल मिलके, एक ही प्रकार की सिमिलर सेल मिलके एक ग्रुप बनाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उत्तक बोलेंगे।
अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि सारी सेल क्या हो, एक ही प्रकार की हो, अलग अलग सेल होगी तो अलग अलग सेल के साथ ग्रुप बनाएगी, है ना। जैसे मान लो कि 4 टाइप की सेल है, ए बी सी डी, तो ए सेल है वो क्या करेगी, ए सेल के सिमिलर जो भी सेल है उनके साथ ग्रुप बनाएगी। बी है, बी क्या होगी, अपने से सिमिलर। सी है, सी भी इस हिसाब से अपने से सिमिलर। डी है, डी भी क्या करेगी, जिस हिसाब से उसकी सिमिलर जो भी उसको सेल दिखेगी वो सारी सेल मिलकर क्या हुई, ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा, टिश्यू। इसका मतलब आपको इतना समझ में आ गया कि टिश्यू में क्या है कि ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी को अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो टिश्यू होता है, थोड़ा इसमें अपन एलोबरेट करके देख लेते हैं, बाकी आगे अपन इसको पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से कवर करके चलेंगे। यहाँ पे अपन थोड़ा सुपरफिशियल इसको देख लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। मोस्टली टिश्यू क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टिश्यू होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ होता है आपका न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू। सुपरफिशियली देख लेते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या काम में आता है, होता क्या है। एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या होता है कि अपने कवरिंग के काम में आता है। इसको इतना याद रखना है, लाइनिंग या कवरिंग। जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जो भी आपके ऑर्गन्स है, अपने होलो ऑर्गन्स है, उसमें क्या होगा, उसकी लाइनिंग या कवरिंग करने के लिए क्या होगा, किसको काम में लिया जाता है, एपिथेलियम टिश्यू को। या एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम सेल से मिलकर क्या बनाती है, लाइनिंग। अब लाइनिंग सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर लाइनिंग कौन सी होगी, अपनी स्किन। ठीक है, स्किन क्या है, लाइनिंग है या कवरिंग है किसकी, अपनी पूरी एनाटोमी की। तो ये स्किन बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं इनर लाइनिंग या आउटर लाइनिंग। आउटर लाइनिंग का एग्जांपल देख लिया आपने। इनर लाइनिंग में क्या हो गया कि जैसे अपने ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, तो ईसोफेगस के अंदर जो इंटरनल लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है वो किसके द्वारा बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। इसके बाद में अपन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को बनाता है, बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाता है ना, या उसको बेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसमें आएगा कनेक्टिव टिश्यू द मेड अप ऑफ द सेल दैट फॉर्म द बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद में देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू, आपको बता ही दिया अभी। एपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ द सेल दैट इज लाइन इनर एंड आउटर बॉडी सरफेस सच एज द स्किन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एपिथेलियम टिश्यू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन secreted substance such as a hormone and absorb substance such as a nutrients। ठीक है, कि ये क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइनिंग को क्या है, कवरअप करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कि जो आपके एक्सटर्नल लाइनिंग होगी वो क्या करवा रही है, बेसिकली क्या अल्टीमेटली क्या करवा रही है, अपनी पूरी बॉडी को, जो इंटरनल ऑर्गन है उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद में देखते हैं अपन मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या करते हैं कि मसल टिश्यू किससे बने होंगे, बेसिकली सीधी सी बात है कि क्या किससे बने होंगे, मसल या मसल सेल से बने होंगे। मसल सेल क्या होती है, ये एक यूनिक सेल होती है, जिसमें क्या होता है, इसमें एक यूनिक सेल होगी। इस सेल की क्या खास बात होती है, इसकी क्या क्वालिटी है कि ये सेल क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के अंदर सक्षम होती है ना, खुद से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में सक्षम होती है। और ये जो किसके साथ मिलकर करती है, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर या बोन के साथ मिलकर करती है। तो उसको क्या, उससे क्या होता है कि अपने जो बॉडी का मूवमेंट होता है, अपन चल पाते हैं, फिर पाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सारा जो मूवमेंट है, सारा जो मूवमेंट है वो किसके माध्यम से हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू के माध्यम से होता है। जो किसके साथ मिलके कर रहा है, अपने बोन्स के साथ या जॉइंट्स के साथ मिलके कर रहा है, कंप्लीट, है ना। उसके बाद में देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या काम में आता है, नर्वस टिश्यू ये आता है इलेक्ट्रिकल मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रिकल मैसेंजर के रूप में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, इसको मैंने यहाँ छुआ, ठीक है, अब छूते ही क्या मेरे को कैसे पता चला कि मैंने हाथ को छुआ है, ठीक है, इसका पता चलेगा कैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे छुआ तो यहाँ से एक मैसेज रिलीज होगा। वो मैसेज क्या होगा, न्यूरॉन्स के द्वारा जाएगा कहाँ पे, ब्रेन में। फिर ब्रेन क्या होगा, उसको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद ब्रेन बताएगा, वापस से मैसेज भेजेगा कि भैया आपको किसी ने
छुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस है वो क्या होती है, एक नैनो सेकेंड के अंदर कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी गर्म पानी के ऊपर, गर्म पानी के अंदर हाथ डाला या गर्म तवे के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, या आग के ऊपर हाथ रखा, तो आपको कैसे पता चलता है कि गर्म है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज जाते हैं, मैसेज को ब्रेन डायग्नोस करता है, और डायग्नोस करने के बाद में अगर वो हार्मफुल है, हार्मफुल कंडीशन है, तो उसमें तुरंत मैसेज देता है कि यहाँ से हाथ हटाओ, ठीक है, यहाँ से दूर हटो। इसी के साथ में अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ आ गया अपना, सॉरी इसमें अपने इसके बाद में रह गया एक ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि बेसिकली अपन ने क्या अभी देखा कि 4 प्रकार के टिश्यू है, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव और नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये टिश्यू क्या है कि मिलके, ये टिश्यू मिलके क्या है, मल्टीपल, एक या एक से अधिक टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे एक या एक से अधिक, जिसमें बेसिकली अपन मान लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया, और उसके अलावा नर्वस, अगर आपको न्यूरॉन सप्लाई करवानी है तो उसके अंदर न्यूरॉन सप्लाई के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होगा, आपको न्यूरॉन सप्लाई करवानी ही पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा, ये चारों टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अपन डायग्राम में देख रहे हैं क्या, आपको डायग्राम में दिख रहा है सेक्शन ऑफ द स्टोमक, सेक्शन ऑफ द स्टोमक। तो ये क्या है, जो भी ये स्टोमक है, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक है। तो स्टोमक में क्या होगा कि आपका फंडस है, ठीक है, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, एंट्रम हो गया, है ना, कार्डियक स्पिंचर हो गया ये। तो जो ये आपका स्टोमक बना हुआ है, इसमें भी क्या, इसकी इनर लेयरिंग है वो किसके द्वारा बनी हुई है, एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। ठीक है, इसके बेस है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर किसके द्वारा बनाए गए, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इसमें न्यूरॉन्स किसके द्वारा सप्लाई करवाई हुई है, नर्वस टिश्यू के द्वारा। मतलब जो भी सेंसेशन आ रहा है, ठीक है, इसको कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, वो सारे किसके द्वारा होंगे, मसल्स के द्वारा, या इसका मतलब क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू। तो ये सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ये यहाँ पे अपन ने डायग्राम लिया है किसका, स्टोमक का। स्टोमक के अलावा किसको ले सकते हैं अपन, लीवर को भी ले सकते हैं, लीवर के अलावा इंटेस्टाइन को ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन किडनी ले सकते हैं, है ना, लंग्स ले सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं इसमें। एन ऑर्गन, एक बार इसको देख लेते हैं अपन ऑर्गन लेवल पे। आफ्टर टिश्यू ऑर्गन आर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। An organ is structural that consists of 2 or more type of tissue that work together to do the sums of. Example of the human organ including the brain, heart, lungs, skin and kidney. ये बोल रहा है क्या कि जो अपने ऑर्गन होता है वो क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 टिश्यू कंसिस्ट होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करता है, जो क्या करता है, एक सेम प्रकार की सारे टिश्यू मिलके क्या करते हैं, एक सेम प्रोसेस को या सेम वर्क को क्या है, कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ लेवल पे है अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल। एन ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म मेजर फंक्शन ऑफ द मीट फिजियोलॉजिकल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है इसके अंदर, नेक्स्ट लेवल आ गया अपने ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक या एक से अधिक ऑर्गन मिलके क्या है, एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अपना पहले लेते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या हो गया, अपने स्किन आती है। इंटीग्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है, स्किन या जो भी अपने आउटर लेयर दिख रही है बॉडी की, ठीक है, जिसको भी अपन स्पर्श कर पा रहे हैं बाहर से, वो केस में आता है इंटीग्यूमेंट्री या स्किन के अंदर आता है। इसमें देखते हैं द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम comprise the skin, hair, nail and gland. It serves as a protective barrier against external threats, regulatory body temperature and house sensory receptor for touch, pain and pressure. कि ये क्या है, ये बोल रहा है इंटीग्यूमेंट्री में क्या क्या मिलकर बना होता है, स्किन आ गई, नेल आ गई, स्किन, नेल, हेयर, आई, है ना, ग्लैंड्स, ये मिलके क्या बनाते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके कई सेंसरी पार्ट प्रेजेंट है। सेंसरी पार्ट किस किस के, टच के, पेन के, प्रेशर के।
ठीक है। यहाँ पे मैंने टच किया, स्पर्श किया, तो उसका भी क्या होगा, सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से वापस यहाँ आएगा कि किसी ने आपके हाथ को टच किया है। उसके बाद अगर मैं इसको प्रेशराइज करता हूँ तो उसके भी क्या है, सेंसर है, ठीक है। सेंसेशन यहाँ पे मतलब कुल मिला के इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है अपना, तो इसमें क्या होता है, सेंसेशन प्रेजेंट होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये अपनी बॉडी को एक्सटर्नल थ्रेट्स के मतलब कि मान लो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी भी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर कोई एक्सटर्नली प्रेशर क्रिएट किया गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो ऑर्गन को डैमेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें अपन सेकंड सिस्टम देखेंगे, स्केलेटन सिस्टम से मतलब क्या हो गया कि जो भी अपने बॉडी का आधारभूत संरचना है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किससे बनी होती है, स्केलेटन से बनी। स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या था, बोन आ गया, कार्टिलेज आ गया, ठीक है। बोन कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो अपन एक एक करके एक एक सिस्टम को स्टडी करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद में आता है मस्कुलर सिस्टम। अभी आपको बताया कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक सेल में क्या होती है, एक विशेष क्वालिटी होती है, यहाँ स्पेशल क्वालिटी होती है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने की। जो क्या होता है, अपने हर एक बोन लिगामेंट के साथ मिलके, जॉइंट के साथ मिलके एक पूरी बॉडी का मूवमेंट को ये पूरा जो मूवमेंट होता है अपनी बॉडी का उसको बनाए रखते हैं, ठीक है, या उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद में आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर में आ गया अपने कि कार्डियक सिस्टम में आता है अपने हार्ट आ गया, ब्लड वेसल्स आ गया और ब्लड आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट क्या होगा, ब्लड को पंप कर रहा है, वो पंप क्या होगा, ब्लड वेसल्स के माध्यम से क्या होगा, अपने पूरे शरीर के अंदर क्या है, घूमेगा, और पूरे शरीर में घूम घूम के क्या होगा, एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, एक एक ऑर्गन को, एक एक ऑर्गन सिस्टम को क्या करेगा, ब्लड की सप्लाई करवाएगा। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, है ना, वो प्रोवाइड करवाए क्या आएगा, और साथ में क्या करके लाएगा ब्लड, उसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, उसको फिकल कंटेंट है, उसको क्या होगा, हर सेल के पास से उठा करके लाएगा, है ना। ये काम सारा कहाँ पे होगा, अपने कार्डियक सिस्टम के अंदर हो गया, ठीक है। कार्डियक सिस्टम में समझ गया मोटा मोटा क्या आएगा इसमें अपन स्टडी करने वाले हैं हार्ट के अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी भी आ गई और आपकी वेन भी आ गई, आर्ट्रियोल्स भी आ गए, ठीक है, सब आ गया। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस से मिलके बने होता है। सबसे पहले आगे अपने नोज हो गए, सबसे बाहर से क्या दिख रहा है आपको, 2 नोज दिख रहे हैं। नोज आगे जाके कंटिन्यू होते हैं किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया आगे जाके किस में हो गया, ब्रोंकियोल के अंदर, ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, है ना, और वो सारे जाके आगे कंटिन्यू होंगे किसमें, लंग्स के अंदर। लंग्स क्या हो गए, अपने बॉडी में 2 लंग्स आर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 लंग्स हो गए, ठीक है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, है ना। उसके अलावा ट्रेकिया के अलावा क्या हो गया, 2 नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इसमें काम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम क्या करता है कि ये क्या करता है, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट और अपनी जो बॉडी होती है, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट और बॉडी के इंटरनल पार्ट में क्या होगा, ये गैस एक्सचेंज करवाने का कार्य करता है, ठीक है। ये उसको मैनेज करने का कार्य करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है, किसको, गैसेज के लेवल को, ऑक्सीजन और स्पेशली इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का लेवल आता है कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से उठा के बॉडी में डालेगा और CO2 क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर से उठा करके बाहर इन्वायरमेंट के अंदर डालेगा। ये इसका मेजरली काम होता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है क्या, जब अपन खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव का मतलब हो गया पाचन तंत्र, है ना। जो खाना खाते हैं वो किस हिसाब से डाइजेस्ट होता है, किस हिसाब से पाचन होता है ना, किस हिसाब से बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है, ये पूरी फिजियोलॉजी और इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम में आते हैं, ये सारा मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपन खाना खाते कहाँ से, माउथ से चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पार्ट हो गया इसमें, माउथ हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगी, ईसोफेगस आ गई। ईसोफेगस के बाद में अपन ऑर्गन का भी नाम एग्जांपल लिया था क्या, स्टोमक आ गया। स्टोमक आगे जाके फर्दर किस में कंटिन्यू हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में क्या आ जाएगा, आपको क्या, कोलोन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी अपन फूड
जो भी अपन फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल से क्या हो गया, छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा, सबसे पहले ब्रेक डाउन हो गया, फिर वहाँ से क्या होगा वो वाया ब्लड के क्या होगा, अपने पूरी बॉडी के अंदर उसमें से फैला दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इसी सिस्टम में क्या होता है, फिकल कंटेंट भी क्या होता है, क्रिएट होता है, या फिकल कंटेंट का फॉर्म होता है ना, या मतलब जिसको बोलते हैं अपन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। वो अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, वाया कोलोन के माध्यम से उस रास्ते से होते हुए बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम ये ग्लैंड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्लैंड्स होती है शरीर के अंदर, कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियों का क्या काम होता है कि ये हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है। वो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी की फंक्शन हो गया या मेटाबॉलिज्म हो गया, उसको क्या करते हैं, मेंटेन या रेगुलेट करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड, ये जेनाइटल ग्लैंड है ना, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स है वो सारी मिलके क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन अमाउंट एक छोटे से लेस मात्रा अमाउंट में होता है, बट वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अपनी पूरी बॉडी के फंक्शन या मैकेनिज्म को रेगुलेट करवाने के लिए। इसके बाद में आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये क्या होता है, अपने पैरेलल होता है किसके, ये अपने कार्डियक सिस्टम होता है आपके, उसके क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स के माध्यम से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो होते टाइम पे वो क्या होता है कि बाहर क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक है, उस फ्लूइड एक्यूमुलेट होने को वापस से उसको क्या है, कवरिंग करके और ब्लड स्ट्रीम में वापस से छोड़ना, क्या कि बहते हुए ब्लड में से जब जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जमा हो जाता है, तो वहाँ से उस फ्लूइड को उठा करके वापस से ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने के लिए जो सिस्टम काम में आता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और इसी के अलावा ये सिस्टम क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ द लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, ऑर्गन सच एज ए स्प्लीन एंड स्टमस, है ना, स्प्लीन एंड थाइमस। इट्स aid in the immunity by the fertilizing in returning interstitial fluid of the blood stream and transporting fatty acid from the digestive system। ये क्या करता है कि जो फैटी एसिड होता है उसको भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से पूरी बॉडी में, या पूरी बॉडी से उठा के डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, एक हो गया आपका स्प्लीन और एक हो गया आपका थाइमस, ठीक है। इसी के बाद में अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ इसका वो आता है, ऑर्गेनाइजेशन का आएगा आपका, उसको बोलेगा सेवंथ, जो सेवंथ लेवल है उसको क्या बोलेंगे अपन, सेवंथ लेवल होगा जो अपने सिक्स लेवल होगा, फिफ्थ लेवल पे अपन क्या बोले, ऑर्गन सिस्टम लेवल के का ऑर्गेनाइजेशन। अब आ गया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या होता है कि सारे ऑर्गन सिस्टम जो भी अपन ने अभी 10-11 ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करते हैं, ऑल ऑर्गन सिस्टम क्या होंगे, यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और पूरी कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द एनाटॉमी कंप्लीट, है ना, कंप्लीट एनाटॉमी एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है ना, ऑर्गेनिज्म लेवल है, उसके अंदर क्या होता है कि सारे ऑर्गन सिस्टम बॉडी के मिलके क्या करते हैं, पूरी एनाटॉमी को और पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बड़े लार्ज स्तर का सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल का क्या हो गया
अपने ऑर्गेनाइजेशन का लेवल हो गया। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट कौन सा हो गया, अपने केमिकल लेवल। और केमिकल लेवल से क्या हो गया, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती बढ़ती कहाँ तक आ गई, ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर आके रुक गई। ठीक है, और यहाँ तक किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी ओपिनियन हो, अगर किसी को लैंग्वेज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप इसमें शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो स्टार्ट करेंगे अपन उसमें सेल से स्टार्ट अपन करने वाले हैं।